Good morning, student. This is Anupama Labhe for your class MCom second set, and you all know that our subject is HRM, that is Human Resource Management. And in today's lecture, I am going to explain the nature and scope of Human Resource Management. This is our third lecture. So, if you have not seen my earlier lectures, then go through these earlier two lectures. In first lecture, I explained the syllabus and paper pattern, and in second lecture I explain the मीनिंग ऑफ HRM. तो अगर आपको ये समझना है नेचर एंड स्कोप ऑफ HRM, तो आपको पहले मेरा सेकंड लेक्चर जो है जो बता रहा है आपको कि क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो वो देखना जरूरी है. सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर थर्ड लेक्चर, दैट इज़ नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताई है कि ह्यूमन रिसोर्स जो है वो एक बहुत ही इसेंशियल फैक्टर है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए टू गिव द बेस्ट परफॉर्मेंस. अगर हम लोग ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं तो उनसे हमें जो मिलने वाला आउटपुट है या उनका जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट रहने की वजह से कंपनी अपने खुद का नाम भी बनाती है. तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल इन नेचर. मल्टी डायमेंशनल इसलिए इसे कहा गया हुआ है कि ये जो है ये पीपल यानी ह्यूमन बीइंग जो लिविंग बीइंग है उनके साथ डील करता है. और आपको मालूम ही है कि ह्यूमन बीइंग के वांट्स, उनके नीड्स, उनका बिहेवियर, उनका नेचर हर एक का कैसे रहता है, अलग अलग रहता है. तो ये अलग अलग लोगों को टैकल करने की स्किल ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के पास होनी चाहिए. इसीलिए इसे कहा गया है मल्टी डायमेंशनल. बराबर है. ये बहुत सारे फैक्टर्स को डील करता है, जैसे कि रिक्रूटमेंट कैसी होनी चाहिए, सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, उसका प्रॉपर प्लेसमेंट कैसे होना चाहिए, उसको ट्रेनिंग किस तरह से प्रोवाइड करनी है, पूरा का पूरा आता है आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. यानी जो भी डील करता है ह्यूमन रिसोर्स से वो पूरी की पूरी फंक्शंस जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आते हैं, और इसीलिए इसे मल्टी डायमेंशनल इन नेचर कहा गया है. While understanding the nature of HRM, it is important to recognize that HRM is inherent in the process of management. A manager, whether he is in charge of a finance or marketing function, deals with human beings and gets his job done through and with people. देखिए, जो मैनेजर है, कोई भी मैनेजर हो, चाहे वो फाइनेंस मैनेजर हो, मार्केटिंग मैनेजर हो, प्रोडक्शन मैनेजर हो, कोई भी मैनेजर हो, ही हैज़ टू डील विद द ह्यूमन बींग्स. उसे लोगों के साथ डील करना ही पड़ता है और उनसे जो काम है वो करवा लेना पड़ता है और उनके साथ काम करना होता है. तो ये जो है, जो मैनेजर को उनके साथ काम करना है, उनसे जो काम करवाना है, इस वजह से ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो नेचर है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजर. तो HRM comprises the following essential features, और ये इसके लिए अभी जो फीचर्स बताए जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर परफॉर्मिंग द फंक्शंस ऑफ HRM. देखिए, HRM कंसिस्ट ऑफ पीपल ओरिएंटेड फंक्शन. HRM जो है वो पीपल ओरिएंटेड फंक्शन है. पीपल ओरिएंटेड फंक्शन यानी क्या है कि लोगों को सामने देखते हुए उन्हें अपना काम करना है. उनको सामने देखते हुए यानी क्या है, अगर सेटिस्फाइड पीपल होंगे तो सेटिस्फैक्ट्री वर्क करेंगे. कैपेबल पीपल को चूज़ करना, उनसे काम करवाना, ये क्या होता है, ये दैट मीन्स यू आर फोकसिंग ऑन द पीपल. तो इट ट्राइज टू पुट पीपल ऑन असाइंड जॉब्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स. अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए है तो आपको क्या करना है कि जो आपका ह्यूमन फोर्स है उन्हें इस तरह से जॉब असाइन करने हैं सो दैट दे कैन गिव यू द बेस्ट आउटपुट. मेन फंक्शन ऑफ HRM इज़ द बिल्डिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल. देखिए, हम लोगों ने कैपिटल देखा है, लेकिन कैपिटल हम लोगों ने अभी तक के फाइनेंशियल टर्म्स में देखा है. फाइनेंशियल टर्म्स का जो कैपिटल है दैट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन कैपिटल. अब ह्यूमन कैपिटल जो है उसमें क्या होता है कि जिसको आपने सिलेक्ट किया है, जैसे समझ लीजिए आपने कैपिटल ले लिया, फाइनेंशियल कैपिटल की बात पहले करते हैं, तो फिर अभी हम लोगों को उसको किस तरह से यूटिलाइज करना है वो देखते हैं हम लोग.
कि यहाँ पे उसको इन्वेस्ट करना है या वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन ये नहीं देखते हम लोग कि ये जो पैसा है वो अलग अलग नेचर का है, पैसा एक ही रहता है और उसका यानी यूटिलाइजेशन भी अगर आप प्रॉपरली कर रहे हैं तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स प्रोवाइड करने वाला है। लेकिन ये ह्यूमन कैपिटल जो है, उनका सिलेक्शन, उनका डेवलपमेंट, उनकी कैपेसिटी, उनकी एफिशिएंसी अलग अलग रहेगी। आप ये नहीं कह सकते कि बैंक से लोन लिया है तो उस पैसे की कैपेसिटी अलग रहेगी, इक्विटी शेयर होल्डर्स से हमने शेयर कैपिटल रेज किया है तो वो पैसे की कैपेबिलिटीज़ अलग रहेगी या उनकी एफिशिएंसी अलग रहेगी, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है उनको अगर आप प्रॉपर प्लेस पे अगर उनको अपॉइंट करते हैं, उनको अगर आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो, उन्हें डेवलप करते हो, तो ऑब्वियसली उनकी स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होती जाएगी और यू आर एबल और यू विल बी सक्सेसफुल इन बिल्डिंग अ गुड ह्यूमन कैपिटल। तो ये ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ एम्प्लॉय स्किल्स। इसमें भी स्टॉक है, लेकिन किसका स्टॉक है? एम्प्लॉय स्किल्स है, उनकी नॉलेज है, उनकी कैपेबिलिटीज़ है, दैट मे नॉट शो अप इन अ बैलेंस शीट। देखिए, ये हम लोग एक बैलेंस शीट में हम लोग बाकी का कैपिटल देखते हैं, लेकिन ह्यूमन कैपिटल जो है वो हम लोग बैलेंस शीट में शो नहीं करते, इवन दो इट हैज़ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन अ फर्म्स परफॉर्मेंस। यानी अगर फर्म अच्छे से परफॉर्म कर रही है तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो श्रेय जिसे हम लोग बोलते हैं वो किससे जाता है? ह्यूमन फैक्टर को जाता है। इसीलिए हम लोग जब बात करते हैं तो ये कहते हैं कि उस कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी है, उस कंपनी के लोग डेडिकेटेड है, इसीलिए वो कंपनी सक्सेसफुल है, या इसीलिए उनके जो प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल्स कौन फॉर्मुलेट करता है? मैनेजमेंट। वो अच्छे होने की वजह से उनसे मिलने वाला आउटपुट भी कैसा है, रिजल्ट भी कैसा है, उनके प्रोडक्ट्स भी कैसे गुड क्वालिटी के हैं, और वहाँ पे जो काम करने वाला ह्यूमन फोर्स है वो भी कैसा है? सेटिस्फाइड है। चलो नेक्स्ट फीचर देखते हैं हम लोग इसका। HRM इज़ एक्शन ओरिएंटेड प्रोसेस। देखिए, ये ऐसे पीपल ओरिएंटेड तो है ही है, साथ में एक्शन ओरिएंटेड भी है। एक्शन ओरिएंटेड का मतलब ये होता है कि जैसे इंडिविजुअल गोल्स को भी हमें अचीव करना है, लेकिन वो किसके साथ? पहला हमारा फोकस किसका होना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के साथ, और उसी के साथ हमें इंटीग्रेट करना है इंडिविजुअल गोल्स। बराबर है, हमें सिर्फ रिकॉर्ड्स और प्रोसीजर को मेंटेन नहीं करना है, लेकिन HRM ये देखता है कि जो फॉर्मुलेट किए हुए गोल्स है उसे हम लोग अचीव कर रहे हैं कि नहीं। फॉर्मुलेट किए हुए गोल्स पहले किसके देखे जाते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव किया जा रहा है कि नहीं, और फिर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करते करते इंडिविजुअल गोल्स भी अचीव होने चाहिए। दैट इज द मेन फोकस ऑफ HRM। इफ individual goals are also achieved along with the organizational goals, then only the human force will be satisfied and there will be lesser chances for labor turnover। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन इज ह्यूमन रिसोर्सेज कंटिन्यूस प्रोसेस। देखिए, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक बार आपने शुरू कर दी और हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये क्या है? हरदम आपको उसके साथ रहना है, यानी इसका एंड नहीं है। एंड क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो लिविंग फैक्टर है। बाकी के जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे मशीनरी है, कैपिटल है, ये जो है मटेरियल है, ये सब कैसे नॉन लिविंग फैक्टर है। लेकिन हमने मालूम है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? मैन, मशीन, मटेरियल एंड कैपिटल। तो इसमें हम लोगों ने सिर्फ लिविंग फैक्टर कौन सा देखा है? मैन देखा है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज आर लिविंग फैक्टर among all factors of production, therefore it requires continuous improvement and innovations in order to get excellence। एक बार आपको सिलेक्ट कर दिया, आपकी कैपेबिलिटीज़ को देख के, आपके एक्सपीरियंस को देख के, आपके नॉलेज को देख के, तो आप कंपनी का काम अपने आप करोगे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये चेंजिंग एनवायरनमेंट है। बराबर है, मोटिवेट करना होता है एम्प्लॉयज़ को, उन्हें हरदम चैलेंजिंग टास्क देना होता है। जैसे जैसे नई टेक्निक्स आती है, बाकी की कंपटीशन जब बढ़ती है,
तो आपके यहाँ पे जो भी अपॉइंट किया हुआ एम्प्लॉय है, ये अल्सो रिक्वायर्स ट्रेनिंग, ये अल्सो रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट। तो ये जो डेवलपमेंट और ट्रेनिंग आपको कैसे देनी, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कहीं पे उसका एंड नहीं होता है। देन डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, जैसे अभी हमने कंटिन्यूअस प्रोसेस में देखा, एक बार अपॉइंट कर लिया तो बस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। टू टैकल विद द चेंजिंग सिचुएशन एम्प्लॉयज़ मस्ट बी डेवलप। देखिए, अगर ये चेंजिंग सिचुएशंस है, कॉम्प्लेक्सिटी अगर बढ़ती जा रही है, तो एम्प्लॉयज़ को भी डेवलप होना ज़रूरी होता है। अगर वो डेवलप नहीं हुए तो दे कैन नॉट फेस द चेंजिंग, जो टास्क है उनका वो नहीं कर पाएंगे, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इट इज़ एसेंशियल फंक्शन ऑफ HRM in order to get maximum satisfaction from their work so that they give their best to the organization। समझ लीजिए कि कुछ चेंजेस आ गए आपके रेगुलर वर्किंग में और आप उसके साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहे, दैट मीन्स यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर वर्क। और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होगे तो आपसे जो परफॉर्मेंस मिलेगा वो बेस्ट नहीं रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हो सकता है वर्स्ट भी हो। तो इसलिए क्या जरूरी रहता है, जैसे चेंज हो रहा है उसी तरह से वर्कर्स को डेवलपमेंट हो, एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट हो, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो HRM क्या करता है, कंटिन्यूसली डेवलप करता है अपने एम्प्लॉयज़ को, इसलिए कि जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती जाएगी वो अपने आप को अडॉप्ट करे वो चेंजिंग सिचुएशन के साथ और सेटिस्फाइड रहे अपने वर्क से। अगर मुझे वो काम करना आता है तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है, अगर मुझे वो काम नहीं आता है तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट वर्क। और जो सेटिस्फाइड नहीं रहता है, ही कैन नॉट गिव हिज बेस्ट टू द कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। जैसे HRM फंक्शन इज़ नॉट कन्फाइंड टू बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स ओनली। देखिए, हम लोग बाकी का जो देखते हैं प्रॉफिट लॉस, ये सब बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए होता है, लेकिन जब हम HRM की बात करते हैं तो क्या है, ये सिर्फ बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स के तरफ ही ये नहीं रहता है। दे आर एप्लीकेबल टू नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस टू, सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, रिक्रिएशन एंड द लाइक। देखिए, मैंने जैसे कहा कि अगर चेंजिंग सिचुएशंस आ रही है तो जैसे कि आपका हेल्थ केयर है, देख लीजिए हेल्थ केयर में अभी क्या दिख रहा है, कोविड के वजह से वहाँ पे भी काफ़ी चेंजेस आए हैं। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, दे हैव टू प्रोवाइड देयर बेस्ट टू द पेशेंट्स, बराबर है, दे हैव टू सर्व टू द नेशन। अगर ये हम लोगों को यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देखा जा रहा है तो ये देखा जा रहा है कि क्या वो बेस्ट सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर बेस्ट सर्विसेज उनसे प्रोवाइड नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, क्योंकि उन्हें वो डेवलपमेंट नहीं मिली है, उन्हें वो इनोवेशन के चांसेस नहीं मिले हैं, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली है। तो ये सिर्फ बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स के तक ही सीमित नहीं है, लिमिटेड नहीं है HRM फंक्शन, तो ये हेल्थ केयर में भी उतना ही ज़रूरी है। चलिए एजुकेशन की हम लोग बात करें। अभी देखिए सब ऑनलाइन चल रहा है, ये कोविड के वजह से आप फिज़िकली लेक्चर्स को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोगों को आपको जो एजुकेशन प्रोवाइड करनी है वो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोवाइड करनी है। जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू प्रोवाइड करनी है तो वी नीड सम टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। ये टेक्नोलॉजिकल नॉलेज जो प्रोवाइड हमें किया जा रहा है HRM के वजह से, उसी के वजह से आपके जो क्लासेस है वो स्मूथली रन हो रहे हैं, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ, एजुकेशन जो सिस्टम है वो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए है क्या, इज इट अ बिजनेस? नो, इट इज़ नॉट अ बिजनेस, स्टिल इट रिक्वायर्स द इंटरफियरेंस ऑफ HRM। समझ में आए? इसलिए HRM functions are not confined to business establishments only. Then HRM is future oriented. Obviously future oriented होती है क्योंकि हमें जब ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना है, उसके ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, तो हमें फ्यूचर के बारे में भी सोचना है बाय प्रोवाइडिंग वेल मोटिवेटेड एंड कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़। क्योंकि अगर हमें कुछ भी काम करना है, देखिए हम लोग बजट बनाते हैं, हम लोग एंटिसिपेट करते हैं फ्यूचर में हमारा किस तरह से
सेल होना चाहिए, प्रोडक्शन होना चाहिए, या हमें और किस तरह से सर्विसेज हमारे कस्टमर्स को प्रोवाइड करनी है। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, एडवांस में ही एम्प्लॉयज़ को इस तरह से मोटिवेट करना है और उन्हें कॉम्पिटेंट बनाना है टू फेस द फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़, और हम लोग जिसे कहते हैं कि फ्यूचर के लिए अब इसे तैयार करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है HRM की। नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ HRM। स्कोप ऑफ HRM में देखिए पर्सनल एस्पेक्ट, सेकेंड है वेलफेयर एस्पेक्ट, एंड थर्ड इज इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट। Personal aspect, it's not personal. Personal means the persons who are working in an organization or in a firm. This aspect is concerned with manpower planning, recruitment, selection, placement, transfer, promotion, training and development, layoff and retrenchment, remuneration, incentives, productivity, etc. देखिए ये पर्सनल एस्पेक्ट्स में ये पूरे आएंगे। हम लोग जैसे जैसे यूनिट आगे हमारा बढ़ते जाएगा वैसे वैसे देखेंगे कि क्या होता है रिक्रूटमेंट, क्या होता है सिलेक्शन, ये पूरे आपके इसमें कवर हो जाएंगे। लेकिन ये सब किसके साथ रिलेटेड है, ये इंडिविजुअल्स के साथ रिलेटेड है, और ये मेन एक्टिविटी रहती है HRM की। दैट्स वाई वी से दैट द स्कोप ऑफ HRM इज पर्सनल एस्पेक्ट। सेकेंड वन इज वेलफेयर एस्पेक्ट। देखिए वेलफेयर एस्पेक्ट क्या है, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उन्हें आपने कोई वेलफेयर स्कीम्स उनके लिए बनाई है या नहीं है, उन्हें वो एमिनिटीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हो, उन्हें वो वर्किंग कंडीशंस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें वो सिक्योरिटी मेजर्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके वजह से वो बेफिक्र हो के आपके फर्म में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करें। बेफिक्र यानी किस बारे में बेफिक्र, उनके वेलफेयर के बारे में, क्योंकि उसके लिए कौन पहले से स्टेप्स उठा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन उठा रहे हैं। देखिए क्या होते हैं वेलफेयर एस्पेक्ट्स। इट डील्स विथ वर्किंग कंडीशंस एंड एम्यूनिटीज सच एज कैंटीन। क्या क्या प्रोवाइड करना ही है वो, देखिए कैंटीन, क्रेश या पायना घर जिसे हम लोग मराठी में बोलते हैं। क्या होता है ये, अगर जिनके छोटे बच्चे हैं उनके लिए अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो बेफिक्र होकर वहाँ पे काम कर सकते हैं, क्योंकि वो बच्चे उनके नज़र के सामने ही रहते हैं, उन्हें उनकी और टेंशन नहीं रहती। इसलिए मैंने जो वर्ड यूज़ किया, बेफिक्र होकर काम करते हैं इन दिस रिस्पेक्ट। रेस्ट एंड लंच रूम्स, देखिए कंटिन्यूसली आप काम नहीं कर सकते हो, इसलिए 8 घंटे अगर आप वर्क कर रहे हो तो ये नीड एटलीस्ट हाफ एन आवर रेस्ट। तो ये रेस्ट प्रॉपरली आपके लिए प्रोवाइड हो रही है, आपके लिए अच्छी हाइजीन प्रोवाइड करने वाली लंच रूम्स है, हाउसिंग फैसिलिटीज़ है, ट्रांसपोर्ट है, मेडिकल असिस्टेंस है। देखिए हाउसिंग फैसिलिटी वो उनके लिए है जिन्हें कभी भी कंपनी में आके काम करना है। अगर आपका घर आपके कंपनी से काफ़ी दूर है और रात को अगर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि उन्हें वहाँ पे बुलाना ही है, तो ऐसे लोगों को वहाँ पे आपने हाउसिंग फैसिलिटी, जनरली क्वार्टर्स जो है वो बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे लोगों को प्रोवाइड करती। देन मेडिकल असिस्टेंस, देखिए ये जो फर्स्ट एड है वो तो होना कंपलसरी है। कई कंपनीज़ जो है वो मेडिकल असिस्टेंस यानी मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करती है। एजुकेशन है, हेल्थ एंड सेफ्टी, रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ एक्सेट्रा। तो ये पूरे के पूरे फॉर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़ है, तो इसलिए ये स्कोप ऑफ HRM में ये भी आ रहा है। देन द लास्ट वन इज इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट। देखिए दिस कवर्स यूनियन मैनेजमेंट रिलेशंस, जॉइंट कंसल्टेशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग, ग्रीवेंसेस एंड डिसिप्लिनरी एक्शंस, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स एक्सेट्रा। जैसे कि देखिए हम लोग जो हमारा लास्ट यूनिट है उसमें देखने वाले सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, वेज लेजिस्लेशन क्या होते हैं, ये ट्रेड यूनियंस के काम क्या होते हैं, किस तरह से उन्हें हैंडल करना है, ग्रीवेंसेस सेल क्या होती है, कलेक्टिव बार्गेनिंग किस तरह से होता है। तो ये जो है ये यानी इंडस्ट्रियल रिलेशन यानी हार्मोनी मेंटेन कैसे हो एक इंडस्ट्री में, इसके साथ डील करता है। तो जो स्कोप ऑफ HRM है वो दिखने के लिए सिर्फ ये 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं, लेकिन बहुत वाइड स्कोप है, वाइडर स्कोप है HRM का। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ये जो HR मैनेजर है उनकी क्या स्किल्स होने चाहिए, उनकी क्या कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए। टिल देन थैंक यू।